अब हमारे पास सबूत है कि बेंजामिन नेतन्याहू 60 मिनट इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप को नियंत्रित कर रहे हैं। वो हमें वो सारे सबूत दे देता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि उसने ट्रंप की गर्दन पर पकड़ बनाई हुई है और ट्रंप सचमुच वही सब कुछ करता है जो ये आदमी चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो बस अमेरिका से लेना चाहता है और उसे नियंत्रित करना चाहता है, जैसे वो यहूदी है। आइए देखते हैं कि इस हैरान कर देने वाले 60 मिनट के इंटरव्यू में क्या हुआ। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि इजरायल को अमेरिका के साथ अपने वित्तीय संबंधों की फिर से समीक्षा करनी चाहिए और संभवतः उन्हें फिर से निर्धारित करना चाहिए, यानी अमेरिका हर साल इजरायल को जो सहायता देता है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अब समय आ गया है कि वे हमें और अधिक दें, कि हम अमेरिकी करदाताओं का एक एक पैसा ले लें, हर छोटा सा पैसा। यही आप उनसे कहने की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने ये बात राष्ट्रपति ट्रंप और अपनी जनता दोनों से कही है। उनके होश उड़ गए, लेकिन मैंने कहा देखो, आपका क्या मतलब है? आप क्या कह रहे हैं? मैं अमेरिकी वित्तीय समर्थन जो हमारी सैन्य सहयोग का वित्तीय हिस्सा है उसे शून्य तक लाना चाहता हूँ। शून्य? आप अमेरिका से शून्य लेना चाहती है? आपका मतलब है कि अमेरिका पर आपकी निर्भरता असल में आपके लिए अच्छी नहीं है और आप उसमें रुचि नहीं रखती हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए बेंजामिन नेतन्याहू। ऐसा मत कीजिए। क्योंकि हमें हर साल 3.8 अरब डॉलर मिलते हैं और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम खुद को बाकी बचे सैन्य सहायता से अलग कर लें। क्या आप मुझे एक समय सारणी दे सकते हैं? मैंने कहा चलिए अभी शुरू करते हैं और अगले 10 सालों में इसे पूरा करते हैं। मैं अगली अमेरिकी कांग्रेस का इंतजार नहीं करना चाहता, मैं अभी शुरू करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं ये बहुत तेजी से घट सकता है। हाँ, ये हो सकता है। चलिए इस बारे में एक सेकंड के लिए बात करते हैं, ठीक है? मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है। स्वागत है पुशबैक में, मैं मीरा के आपकी होस्ट हूँ। सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें ताकि हमारी बात सब तक पहुंचे। लेकिन मीडिया झूठ बोल रहा है और ये छवि पेश कर रहा है कि इजराइल बस एक खून चूसने वाला, पैसों का भूखा देश है जो अमेरिका से चोरी करने की कोशिश कर रहा है। असल में ये सच नहीं है। अमेरिका पर निर्भरता इजराइल के लिए फायदेमंद नहीं रही और जैसे जैसे इजराइल अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता और मजबूत करता है और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी इजराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं, जो उनके लिए बहुत बेवकूफ़ी है। इजराइल ये महसूस कर रहा है कि असल में वो अपनी स्वतंत्रता चाहता है और वो अपनी स्वतंत्रता पाने में सक्षम है। क्या आप जानते हैं कि कौन इजराइल की स्वतंत्रता में उतनी दिलचस्पी नहीं रखता? आपको हैरानी होगी क्योंकि ये फिर वही बात है जो मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, लेकिन वो है अमेरिकी। अमेरिका को इजराइल की निर्भरता से लाभ मिलता है और वो उसके सैन्य कदम नियंत्रित करता है। उसे बहुत सी खुफिया जानकारी और रिसर्च मिलती है जो उसे और किसी तरह नहीं मिलती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका को इस समझौते से आर्थिक रूप से भी फायदा होता है, क्योंकि इजराइल अपना ज्यादातर सैन्य सामान कहीं और से नहीं खरीदता। इजराइल को दिया पैसा फिर अमेरिकी टैक्सदाताओं, नौकरियों और अर्थव्यवस्था में लौटता है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते क्योंकि वे जल्दी मान लेते हैं कि इजराइल अमेरिका के लिए बुरा है, इसलिए तथ्यों पर ध्यान नहीं देते। अब ये इंटरव्यू कुछ और दिलचस्प हिस्सों और बातों की ओर बढ़ता है जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो चलिए हम भी यही करते हैं। मेरा मतलब है, आम दुश्मनों की बात करें तो इजराइल चीन का खास दुश्मन नहीं, लेकिन अमेरिकियों को चीनी और कम्युनिस्ट विचारधारा पसंद नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसके खिलाफ उन्होंने कई सालों तक लड़ाई की है और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान इस मामले में एक तरह का युद्ध का मैदान बन गया है। इस विषय की जानकारी न रखने वाले ज्यादातर अमेरिकी ईरान की स्थिति को इजराइल का युद्ध मानते हैं जिसमें अमेरिका को शामिल कर लिया गया है। दुर्भाग्य से असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है और भू राजनीति शायद कुछ समझदार दिमागों की समझ से भी कहीं ज्यादा जटिल हो सकती है। तेल, ईरान की अस्थिरता का उस पर गहरा असर और ये कि वो दुनिया भर में आतंकवाद का केंद्र है जो खाड़ी देशों ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और यूरोप पर भी हमला करता है। ये एक बड़ा खतरा है। इजराइल उन कुछ देशों में है जो इस पर कार्रवाई करने और अमेरिका का युद्ध में समर्थन करने को तैयार है, लेकिन इजराइल और अमेरिका सिर्फ सामान्य सहयोगी नहीं हो सकते। समस्या तो इजराइल को ही ठहराया जाना है। इसे एक बार देखें। मैं जानना चाहता हूं कि चीन द्वारा ईरानी शासन के बचे खुचे हिस्सों को सैन्य समर्थन देने की आपके पास क्या जानकारी है? सच? चीन ने मिसाइल निर्माण के कुछ खास हिस्सों में एक निश्चित मात्रा में समर्थन दिया था। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता।
क्या इससे आपको परेशानी होती है? खैर, मुझे ये पसंद नहीं आया। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये अभी यही कर रहा है। हो सकता है मैं चीन के लिए बोलना नहीं चाहता, मैं खुद भी बोलना नहीं चाहता। लेकिन आप इस पर ध्यान रखते हैं। हाँ ठीक है, आप जानते हैं, पर जरूरत पर मेरा मुंह भी बंद रहता है। मुझे ये बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं। अब आपको खुद से पूछना चाहिए, ये कूटनीति में मास्टरपीस है और उन्होंने इसे अच्छे से संभाला ताकि इजराइल चीन में बड़ा विवाद ना हो। ऐसा क्यों है कि चीन, जो किसी हद तक अमेरिका का दुश्मन है, इस्लामिक रिपब्लिक को फंड कर रहा है? इजराइल और चीन के रिश्ते अच्छे हैं, हम आराम से हैं, हमारा वहाँ अच्छा रिश्ता है। थोड़ा अजीब है लेकिन हम आराम से हैं। तो वे इस्लामिक रिपब्लिक को फंड क्यों करेंगे? वजह बहुत ही साधारण प्यारी वजह है कि चीन भी अमेरिका को गिराना चाहता है। ध्यान देने वाली बात है, सोचने वाली बात है। फिर भी शायद ये उतना आसान और सीधा नहीं है जितना लोग आपको यकीन दिलाते हैं। देखिए, क्या ये युद्ध खत्म होगा? मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि ये खत्म हो, लेकिन जब तक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं गिरती, ये नहीं होगा। आप चाहें तो इस पर जितना चाहें उतना गुस्सा हो ले। मैं भी आतंकवाद पर गुस्सा हूँ और सबको होना चाहिए। और हमें वास्तव में ये समझने की क्षमता भी होनी चाहिए कि असली आतंकवाद क्या है, बजाय इसके कि हम बेवकूफ़ मीडिया की बातों में आ जाएं जो आपको ये बताने की कोशिश करती हैं कि ये आदमी इस्लामिक रिपब्लिक से भी बड़ा समस्या है। क्या ईरान के साथ युद्ध खत्म हो गया है? और अगर नहीं हुआ है तो ये कौन तय करेगा कि ये कब खत्म होगा? मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ हासिल हुआ है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी ईरान में परमाणु सामग्री समृद्ध यूरेनियम बाकी है, जिसे वहां से बाहर निकालना है। अभी भी ऐसे संवर्धन स्थल हैं जिन्हें निष्क्रिय करना बाकी है। अभी भी ऐसे प्रॉक्सीज हैं जिन्हें ईरान समर्थन करता है। उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिन्हें वे अब भी बनाना चाहते हैं। हमने इसका काफी हिस्सा कमजोर किया है, लेकिन अभी भी सब मौजूद है और काम बाकी है। आपको क्या लगता है ईरान से उच्च संवर्धित यूरेनियम कैसे हटाया जाएगा? आप अंदर जाते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। किसके साथ? इजराइल की विशेष बल या संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेष बल? खैर, मैं सैन्य तरीकों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझसे जो कहा है वो ये है कि मैं वहां जाना चाहता हूं। मुझे लगता है इसे शारीरिक रूप से किया जा सकता है। समस्या वो नहीं है। अगर समझौता है और आप जाकर उसे निकाल सकते हैं तो फिर क्यों नहीं? यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई समझौता नहीं होता तो क्या होगा? इसे बलपूर्वक भी निकाला जा सकता है। यहाँ वो बताएंगे कि कैसे और क्यों, और क्या अमेरिकी सैनिकों को मजबूरन जाकर ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। याद रखिए, यही समस्या है। ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक, वे ऐसे बयान देते हैं जैसे इजराइल मुर्दाबाद। क्या आप जानते हैं वे और क्या कहते हैं? वे कहते हैं अमेरिका मुर्दाबाद। क्या आप जानते हैं जिनके पास परमाणु हथियार है और उन्हें इस्तेमाल करने की सोचते हैं, वे सार्वजनिक रूप से बताने पर क्या करते हैं कि वे किसे मारना चाहते हैं? वे उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उन लोगों को मारने के लिए करते हैं। इजराइल पर परमाणु हमला होने के बाद अगला हमला किस पर होगा? अमेरिका। हाँ, बिल्कुल सीधा सादा। ये जटिल नहीं है दोस्तों, ये कोई जटिल बात नहीं है। ये जटिल नहीं होना चाहिए। अब इजराइल इस युद्ध में आगे है क्योंकि उसने खुद महसूस किया है कि जब इस्लामी गणराज्य के पास साधन होते हैं तो क्या होता है। इसलिए अमेरिकियों को इससे ज्यादा समस्या है। जब मैं इस्लामी गणराज्य कहती हूँ, मेरा मतलब हमास से है, जिन्हें वे फंड करते हैं। इसने हर इजरायली और संघर्ष की अहमियत की समझ बदल दी। आप जानते हैं, लेकिन श्रीमान प्रधानमंत्री, आपके बारे में यह धारणा है कि आपके भीतर संघर्ष की भूख है जिसे लोग महसूस करते हैं। ये मजेदार है, जानते हैं, क्योंकि वर्षों तक मुझे 7 अक्टूबर से पहले ऐसा ही माना जाता था। मुझे इजराइल के इतिहास में सबसे संयमित प्रधानमंत्री माना जाता था। मुझे ऐसा समझा जाता था कि मैं, आप जानते हैं, राजनीतिक रूप से सख्त हूं, लेकिन सैन्य रूप से बहुत संयमित हूं। 7 अक्टूबर को स्थिति बदल गई क्योंकि वे हमें पूरी तरह खत्म करने वाले थे। मुझे नहीं लगा कि यह सिर्फ हमास का हमला था। मैंने इसे वैसा ही देखा। ये ईरानी धुरी का हमला था जो हमें मौत के फंदे से मिटाना चाहता था। युद्ध के दूसरे दिन ही मैंने कहा था, हम मध्य पूर्व को बदलेंगे। हम इस स्थिति को बदलने जा रहे हैं जहां वे हमारे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि वे एकमात्र यहूदी राज्य को मिटा देंगे, 3500 वर्षों की यहूदी इतिहास को मिटा देंगे। ऐसा नहीं होने वाला, मेरी निगरानी में तो बिल्कुल नहीं। और मैंने इजरायली नागरिकों से कहा, आपके रहते भी नहीं। देखा आपने मेरे दोस्तों, सरल, आसान। अगर आप एक अमेरिकी है जिनमें कोई तार्किक क्षमता या अंतरात्मा है, तो आप समझेंगे कि मध्य पूर्व से दुनिया को जो खतरा है वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इजराइल ने ये सबसे पहले समझा।
शुक्र है कि अमेरिकी सरकार में भी कुछ लोग इसे असली समस्या मानते हैं और मानते हैं कि मध्य पूर्व में बदलाव जरूरी है। इस्लामी गणराज्य लोगों को फांसी दे रही है। वे तेल को इधर उधर कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, व्यापार को रोक सकते हैं, और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहना चाहिए और सामान्य बना दिया जाना चाहिए, जबकि वे परमाणु क्षमता विकसित कर रहे हैं ताकि दुनिया में और अधिक अराजकता फैला सके। मूर्ख मत बनो, समझी? बस मूर्ख होना बंद कर दो। तुम्हें नेतन्याहू को खास तौर पर पसंद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें पसंद करती हो या नहीं। कम से कम खुद को बेवकूफ मत बनाओ। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।